मेरा नाम चित्रा है। मैं एक बहुत गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी। हम 5 भाई बहन थे। मेरे पिता एक किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। पिताजी की कमाई में से कोई भी फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि आजकल वैसे भी किसानों की कोई वैल्यू नहीं है और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें अपनी मेहनत से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। मेरी माँ तो अचार बनाकर उसे शहर में सप्लाई करती थी और हम तीनों बहनें मिलकर माँ के हाथ साथ अचार बनवाने में उनकी हेल्प करते थे। अचार बनाने के बाद हम उनको पैक किया करते थे। मेरे दोनों भाई मिलकर शहर में उसे बेचने के लिए जाते थे। मेरी माँ के हाथ में बहुत टेस्ट था, इसलिए उनका अचार आसानी से बिक जाता था। मैं सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। हम तीनों बहनों ने शुरू से ही बहुत मुश्किल भरे दिन देखे थे। एक भाई अभी भी बहुत छोटा था, कोई मेहनत मजदूरी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने बड़े भाई के साथ अचार बेचने चला जाता था। सबसे बड़ा भाई 12 साल का था। एक वही था जिसको हमारे घर की बहुत ज़्यादा फिक्र थी और वह अभी से ही काफ़ी मेहनत करता था। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं घर का सारा काम करती थी और हम तीनों बहनें मिलकर माँ का अचार बनाने में हाथ बटाती थी। हमारे घर के हालात जिस तरह के थे, ऐसी हालत होने की वजह से हमारे घर पर अच्छे परिवारों से रिश्ते ही नहीं आते थे। हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए हम बहनों में से कोई भी किसी भी तरह की जॉब भी नहीं कर सकती थी। अगर कभी मेरे लिए कोई रिश्ता आ भी जाता था तो वह मेरे पिताजी से नई नई डिमांड रख देते थे, जिनका पूरा करना हमारे बस की बात नहीं थी। मेरे पिताजी के पास तो हम बेटियों को सिवाय प्यार देने के लिए और कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी अपने 5 बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अपने पिताजी की उदासी और घर की हालत देखते हुए मैं खुद ही कह दिया करती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि आज के ज़माने में किसी को भी लड़की नहीं चाहिए, बल्कि लड़की के साथ साथ बहुत सारा दहेज भी चाहिए। वह देने के लिए मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरे हर बार इनकार करने से पिताजी खुद ही खामोश हो जाया करते थे और समझ जाते थे कि उनकी बेटी किस वजह से शादी के लिए मना कर रही है। लेकिन मेरे पिताजी बहुत जिद पर हैं थे कि कहने लगे कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। आखिर कब तक तुम इस तरह से घर में कुंवारी बैठी रहोगी? तुम्हारे बाद मुझे और भी बच्चों की शादी करनी है। उनकी इज्जत की खातिर मैं भी शादी के लिए मान गई थी। मैंने अपने पिताजी से कहा था कि आप मेरे लिए रिश्ता इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे पिताजी ने कहा कि तुम कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हो। एक न एक दिन हर लड़की को विदा होकर अपनी ससुराल जाना ही होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अमीर परिवारों की ही बेटियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं। न जाने इस दुनिया में कितने सारे गरीब पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद के साथ विदा किया। तुम देखना, भगवान तुम्हारी शादी भी अच्छे तरीके से करवा देगा। मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया था। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था, रिश्ता अच्छा था, इसलिए पिताजी मुझे मनाने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर मेरे इनकार करने पर वह हर बार खामोश हो जाते थे और मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे। लड़के वाले मेरे पिताजी पर इस रिश्ते के लिए बहुत जोर डाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोटो देख लिया था और उन्होंने फ़ोटो में ही मुझे पसंद कर लिया था। मेरे पिताजी को लड़के वालों की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि जिन लोगों की तारीफ़ आप कर रहे हो, अगर कल को उन लोगों ने भी अपनी बड़ी बड़ी डिमांड कर दी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर आप चाहो तो अभी भी इस रिश्ते के लिए इनकार कर सकते हो। कह देना कि आपको लड़का पसंद नहीं आया। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या बड़ी बात है? मैं हल्के शब्दों में अपने पिताजी से कही। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर अपने गरीबी पर रो रही थी, जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी अपने पिताजी की परेशानी को देखकर मैं अपने पिताजी की हाँ में हाँ मिला दी और हम रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। मेरी रजामंदी होने की देर थी कि पिताजी ने फ़ौरन ही लड़के वालों को हमारे घर पर बुला लिया और इसी तरह से मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। कुछ ही दिनों बाद बहुत सिंपल तरीके से एक मंदिर में हमारी शादी भी हो गई थी। मैं अपनी विदाई पर अपने बहनों भाइयों से मिलकर बहुत रोई थी और हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान मेरे माता पिता के घर में हमेशा खुशी और सुख शांति बनाए रखना और मेरे माता पिता और बहन भाइयों की सारी परेशानियों को दूर कर देना और उन लोगों को हमेशा खुश रखना। मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली आई। मेरे मायके में हम
घर में 7 मेंबर रहते थे, इसलिए घर काफ़ी भरा भरा सा रहता था। और यहाँ ससुराल में आई थी तो मुझे यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं देता था। यहाँ पर तो बस अकेले ही रहती थी। मेरे पति, मेरा छोटा देवर, एक जवान नंद और मेरे ससुर ही घर में रहते थे। मेरी सास की 5 साल पहले ही एक बड़ी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मेरे ससुर को देखकर लगता ही नहीं था कि वह 3 जवान बच्चों के पिता हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ था। मुझे इस घर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मेरे ससुर अंधे थे और वह महसूस करके अपने सारे काम कर लिया करते थे। मेरे ससुर की आदत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लगता था। कहने को तो वो अंधे थे, मगर ऐसा लगता था जैसे वह मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। उनके इस तरह से देखने पर मेरा पूरा शरीर कांप उठता था, मगर मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरा देवर पूरा दिन काम पर होता था और घर में ससुर के अलावा मेरी एक जवान नंद भी रहती थी, जो कि कुंवारी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अभी पढ़ाई कर रही थी, और सुबह को कॉलेज चली जाती और दोपहर तक घर वापस लौट आई थी। उसकी तरफ से तो मैं बहुत ही खुश थी। वह मेरे किसी भी काम में कभी कोई दखलंदाजी नहीं करती थी, लेकिन इधर पति से मैं बहुत परेशान थी। शादी की पहली रात से ही उसने मुझ पर जुल्म करने शुरू कर दिए थे। वह मुझे मारता पीटता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता रहता था। मेरी नंद हमेशा मुझे समझाती थी, कहती थी कि भाभी, भैया के जुल्म पर इस तरह से सह ना करो, उनको पलट कर जवाब दिया करो। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति ने मुझसे 1 कप चाय बनवाई। मैंने चाय बनाई तो गलती से मुझे चाय में चीनी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे गुस्से में बहुत ही मारा था। क्योंकि मेरे मायके में कभी भी मेरे ऊपर किसी ने हाथ तक नहीं उठाया था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब मेरी नंद अचानक भागती हुई कमरे में आई थी तो शायद उन्हें शोर की आवाज़ सुन ली थी। आते ही उन्होंने मुझे ज़मीन पर से उठाकर बेड पर बिठाया और मुझे पानी पिलाया और पूछने लगी, भाभी क्या हुआ है? मैंने उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह मुझे फिर से वही बात समझा रही थी कि भाभी, भैया की जुल्म ना सहा करो, भैया को पलट कर जवाब दिया करो। भैया भाभी आप पे ज़्यादा अत्याचार करते हैं। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा समझाया था कि पति से कभी भी बराबरी करने की कोशिश मत करना और ना ही उनसे किसी भी तरह से कोई बदतमीजी करना। वह जो भी करे खामोशी से सहन करती रहना, क्योंकि इसी तरह से घर बसते हैं। अगर लड़की मर्द की बराबरी का जवाब देती है तो ऐसी लड़कियों के घर नहीं बसते और बहुत जल्दी ही उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। मैंने अपनी माँ की बात को अपने पल्लू से बांध लिया था। वैसे भी हम गरीब लड़कियों को इसी तरह से अपने घर को बसा कर रखना होता है। मेरी नंद का बिहेवियर बहुत अच्छा था। उसके समझाने पर मैं थोड़ी बेफिक्र हो गई थी। मैं सोचती थी, चलो इस घर में कोई भी तो है जो अपना है, किसी में तो अभी इंसानियत बाकी है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस घर के लोगों के कितने भयानक चेहरे हैं, जो भी मेरे सामने नहीं आए थे बल्कि मेरे सामने आने वाले थे। मैं भयानक चेहरों से अभी अनजान थी, क्योंकि सभी लोग बाहर से देखने में बहुत अच्छे और मासूम नज़र आते थे। मेरे देवर का बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। रात को आता तो मैं उसे खाना दे दिया करती थी और खाना खाने के बाद वह मुझसे 1-2 बातें करके फिर अपने कमरे में चला जाता था। वह बातें तो थोड़ी कम करता था, लेकिन सही तरीके से और बहुत तमीज़ से करता था। मेरी नंद कॉलेज जाने से पहले मेरे साथ किचन का सारा काम करवा देती थी। मैं नाश्ता बनाती थी तो वह बर्तन धो दिया करती थी और घर की साफ़ सफाई कर देती थी। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लिया करते थे। इस तरह से घर के सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते थे और मैं बेफिक्र होकर फ्री भी जल्दी हो जाती थी। मेरा पति रोज़ रात को घर आता तो किसी न किसी बात पर मुझे मारा ही करता था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वह ड्रिंक करके घर आता है। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरी शादी को अभी 1 महीना हो गया था और मेरे शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान बेहिसाब हो गए थे। मेरे ससुर तो सारा दिन अपने कमरे में पड़े रहते थे।
उनको जो काम होता था वह अपनी बेटी को आवाज़ लगा दिया करते थे। मेरी नंद अपने पिता के सारे काम करती थी या फिर कभी कभी वह बाहर आकर बैठ जाते थे। मेरी नंद दोपहर को कॉलेज जाती थी तो उसकी जगह मैं अपने ससुर को खाना देने उनके कमरे में चली जाती थी और शाम के टाइम पर वह चाय के डिमांड भी मुझी से ही करते थे, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत पसंद आती थी। संडे के दिन मेरे ससुर दोपहर का खाना अपनी बेटी को इस तरह से आवाज़ लगाकर मांगते थे जैसे मैं तो उनको खाना देती ही नहीं। मुझे उनके इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, मगर मैं खामोश रहती थी। एक दिन मेरी नंद अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई हुई थी। शाम के 4 बज रहे थे। मैं ससुर के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में देने जा रही थी। मैंने जैसे ही अपने ससुर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर के हाथ में एक मैगजीन था और वह मैगजीन को पढ़ रहे थे। मैं यह देखकर परेशान हो गई कि वह तो अंधे थे। पहले वह मैगजीन कैसे पढ़ रहे थे? कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मेरी नज़र मेरे ससुर पर पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आहट सुनी, फ़ौरन उन्होंने मैगजीन को अपने हाथ से नीचे रख दिया और इतनी हैरान होकर यह सब कुछ मैं दरवाजे पर खड़ी हुई सोच रही थी कि आखिर यह क्या हो रहा है और मेरे ससुर क्या कर रहे हैं। क्या वह अंधे नहीं थे? लेकिन ऐसा भी नामुमकिन नहीं था। तो फिर मेरे ससुर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे? मैंने दिल में सोचा कि यह मेरा वहम हो सकता है। मैंने चाय अपने ससुर के पास रख दी और मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा फ्रेश होकर आराम कर लेती हूँ। दोपहर को मेरी नंद भी आ जाती हैं और शाम के लिए मुझे खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मेरे पति भी घर पर नहीं थे, वह रात को देर से ही घर पर आते थे। मैं फ़ौरन अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। फिर अचानक मुझे याद आया कि मैं पहले फ्रिज से सब्जियां निकाल कर रख लेती हूँ ताकि वह जब तक मैं आराम करके किचन में खाना बनाने के लिए जाऊं सब्जियां नॉर्मल टेम्परेचर की हो जाएं, क्योंकि फ्रिज में सब्जियां बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। मैं किचन में जाकर सब्जियां फ्रिज से बाहर निकाल आई थी। उसके बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में आई और बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगी तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर बाथरूम की दीवार के साथ लगे दरवाजे को अंदर से बंद कर रहे थे और कभी खोल रहे थे। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि आखिर मेरे ससुर यहाँ मेरे कमरे में बाथरूम में क्या कर रहे हैं। मेरे पूछने पर वह कहने लगे कि बहू, मैं तो तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे की कुंडी ठीक करने के लिए आया था। तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खराब हो रही थी ना। मैंने कहा, लेकिन बाथरूम के दरवाजे की कुंडी तो बिल्कुल ठीक है। आपसे किसने कहा कि दरवाजे की कुंडी खराब है? मेरे ससुर ने कहा, बहू तुम ही तो कह रही थी कि दरवाजे की कुंडी खराब है, ठीक कर देना। अब तो मुझे अपने ससुर पर शक होने लगा था कि वह जरूर झूठ बोल रहे थे। मैं तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कही थी। भला मेरे ससुर दरवाजे की कुंडी को कैसे ठीक कर सकते थे? मेरे ससुर तो अंधे थे ना। या फिर वह अंधा होने का नाटक कर रहे थे? लेकिन वह ऐसा कर ही क्यों रहे थे? यह सब करके आखिर उन्हें क्या हासिल होने वाला था? मेरी नंद तो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। भला उसने भी मुझसे यह बात छुपाई थी कि उसके पिताजी अंधे होने का नाटक करते हैं। वह अंधे नहीं हैं। इस घर में न जाने क्या क्या चल रहा था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति की आदत इतनी खराब थी कि वह बेवजह मुझे मारा पीटा करता था। इधर मेरे ससुर अंधे थे या नहीं, यह बात भी कंफर्म नहीं हो पा रही थी। अब मैं अपने ससुर पर कड़ी नज़र रखने लगी थी। जरूर मेरे ससुर कुछ गलत करने वाले थे। यही सोचते हुए मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे में जाने के बाद बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अपने ससुर की यह सारी हरकतें बड़ी अजीब लग रही थी। मैं अचानक ही दरवाजे पर पहुंच गई। मुझे देखकर वह बहुत घबरा गए थे और कहने लगे कि बहू, मुझे 1 कप चाय बना कर दे दो। मैं समझ गई थी कि उन्होंने सिर्फ चाय का बहाना किया था। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। मैं किचन में चाय बनाते टाइम अपने ससुर की इन अजीब हरकतों के बारे में सोचने लगी थी। यह बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी और अपने ससुर की किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं अपने पति को इस बारे में बताती तो वह मुझे मारना पीटना शुरू कर देते, क्योंकि मेरे पति तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे। उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। वह सिर्फ सुबह को घर से निकलते और रात को ही घर में घुसते थे
और मुझे तो हमेशा गुस्से से ही पेश आते थे। उनके मारने पीटने के डर की वजह से मैंने अपने पति को बताना ठीक नहीं समझा था, और मेरी नंद, उसके सामने भी मैं यह बात नहीं कह सकती थी कि उसका पिता बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता है। इधर मेरा देवर था जो कि बहुत सीरियस रहता था और बहुत सीरियसली ही मेरे साथ बात करता था। मैंने उसको भी यह बात बताना ठीक नहीं समझा। भला कौन से औलाद अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनना बर्दाश्त कर सकता है? बल्कि कोई भी ऐसी बातें सुनकर पहली बार में तो यकीन भी नहीं करेगा। मैं तीनों में से किसी के सामने भी यह नहीं कह सकती थी कि उनके पिता ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। इसलिए मैं खामोश हो गई। मुझे अब अपने ससुर से डर लगने लगा था। अब मेरी नंद कॉलेज चली जाती थी और मैं घर में अकेली होती थी, तो मैं उनका कोई भी काम करने के लिए अपने ससुर के पास नहीं जाती थी। अपने कमरे में ही बंद रहती थी। काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही थी कि जब भी मैं किसी न किसी काम से कमरे से बाहर निकलती और कमरे के अंदर वापस आकर देखती तो मेरे ससुर बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़े होते थे और मेरे पूछने पर एक ही बात कहते कि मैं तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे की कुंडी ठीक करने के लिए आया हूँ। भला कोई उनसे यह पूछे कि बाथरूम के दरवाजे की कुंडी रोज़ रोज़ तो ख़राब नहीं होती, बल्कि मेरे बाथरूम के दरवाजे की कुंडी बिल्कुल ही ठीक थी। और मैं भी अपने ससुर से नहीं कह सकती कि वह बाथरूम के दरवाजे की कुंडी को आकर ठीक कर दे। मुझे अपने ससुर का इस तरह से मेरे कमरे में चले आना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। मुझे तो लगता था कि जैसे मेरे ससुर अंधे होने के साथ साथ भुलक्कड़ भी हैं। भला वह कोई मैकेनिक थोड़ी थे जो कमरे की कुंडी को ठीक कर देते। उनकी बातों पर तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती थी कि वह अंधे होकर भी कमरे के दरवाजे की कुंडी को ठीक कर सकते थे। ज़रूर मेरे ससुर को कोई ना कोई बीमारी थी, या फिर मेरे ससुर यह सब कुछ जानबूझकर कर रहे थे। कहीं उनका नीयत तो मेरे ऊपर ख़राब नहीं हो गई थी। मेरे दिमाग में अपने ससुर के लिए ना जाने कैसे कैसी बातें आ रही थी, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे कि मुझे उन पर शक करना पड़ रहा था। वह बिना बताए अपने कमरे से बाहर निकलने की मौका देखकर मेरे कमरे में बाथरूम के बाहर आकर खड़े हो जाते थे और कहते कि दरवाजे की कुंडी ठीक कर रहा हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वह हर बार मेरे ससुर यही बातें क्यों कहते थे। मैंने दोपहर का खाना तैयार किया, तब तक मेरी नंद भी कॉलेज से लौट आई थी और वह मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ भाभी, आप अभी तक किचन में ही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी नंद कहने लगी, आज खाने में क्या बना रही हो? मैं खड़ी हूँ, अपने ससुर के बारे में सोच रही थी। जब मेरी नंद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो चौंक गई और उनकी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं, बस खाने में दाल चावल बनाए हैं। मैंने मुस्कुराकर अपनी नंद को जवाब दिया और उनके लिए चाय बनाने लगी। मेरी ननद किचन में ही रखी हुई चेयर पर बैठ गई थी। मैंने अपनी ननद से कहा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? मैं चूल्हे पर चाय रखते हुए कही। मेरी ननद कहने लगी, भाभी पूछो क्या बात है, मैं क्यों बुरा मानूंगी भला? मैं खुद को काम में बिजी रखते हुए अपनी ननद से बात कर रही थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल कांप रहा था, यह सोचकर कि अगर मेरी बात मेरी ननद को बुरी लग गई तो वह कहीं भी मेरी शिकायत मेरे पति से ना कर दे और फिर मेरा पति मुझे बहुत मारेगा। बड़े डरते हुए मैंने अपनी ननद से कहा, पिताजी की आंखों की रोशनी कब से गई हुई है? मतलब उन्हें कब से दिखाई नहीं देता? मेरी बात पर मेरी ननद पहले तो खामोश हो गई थी, फिर उन्होंने बताया कि काफ़ी सालों पहले पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उनकी आंखें भी चली गई थी और उनके दिमाग पर भी बुरा गहरी चोट लगा था। मेरी ननद अपने पिता की बातें बताते हुए ज़्यादा उदास हो गई थी। मैं भी खामोश हो गई थी। मैंने उसे अपने ससुर की अजीब हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया और उसका ध्यान बटाने के लिए उनसे कहा कि मैं तुम्हारी चाय कप में रख देती हूँ,
लेकिन उससे पहले तुम पिताजी के कमरे में ले जाकर उन्हें चाय दे आओ। जब तक तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, तुम वैसे भी ठंडी चाय पीती हो ना। उसके बाद तुम फ्रेश हो जाना, सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। मैंने चाय का कप अपनी ननद के हवाले कर दिया और खुद अपने दिमाग में आने वाली सारी बातों को इग्नोर करने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरी ननद किचन में आई और कहने लगी, भाभी मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा लूँ? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, जाओ नहा लो। मैंने गौर किया था कि मेरी ननद के कमरे में जाने पर मेरे ससुर मेरे कमरे में नहीं आए थे, क्योंकि जब भी मैं नहाने जाने का इरादा किया करती थी तो मेरे ससुर पहले से ही मेरे कमरे के अंदर बाथरूम के दरवाजे के पास मौजूद होते थे। आज मेरे ससुर वहाँ पर नहीं थे। नहाने के बाद मेरी ननद जल्दी से बाहर मेरी हेल्प करवाने लगी और उन्होंने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगाने शुरू कर दिए। खामोशी से अपनी ननद को देखने लगी। वह कितनी अच्छी थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। और एक मेरे पति थे जिसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। मेरा पति अपने काम से वापस आने के बाद रात को दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता था। मेरा देवर भी सिर्फ रात को ही घर आता था और वह भी फौरन अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता था। मेरे पति से ज़्यादा समझदार तो मेरा देवर था, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब होता था और वह औरतों की बहुत इज्जत करता था। मेरा देवर मेरी ननद से भी बहुत प्यार से बात करता था और उनकी भी बहुत इज्जत करता था। उनकी ज़रूरत की चीज़, हर चीज़ उसे घर में ही लाकर दे दिया करता था। इधर मेरे पति को अगर मेरी फिक्र नहीं थी तो उसे अपनी बहन और पिता की भी कोई फिक्र नहीं थी। मेरे पति को तो सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता था। कभी कभी तो मेरा पति सारी सारी रात घर पर नहीं आता था और अगर आ भी जाता था तो मेरे पूछने पर चिल्लाना शुरू कर देता था और कभी ज़्यादा गुस्सा हो जाता तो मुझे मारना पीटना शुरू कर देता था। छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे ताने देता था। अगर मुझे उसके किसी काम में कोई कमी रह गई थी तो वह मेरा जीना दुश्वार कर देता था। मुझे अपने पति से बहुत डर लगता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा होगा जिसको मेरी कोई कदर नहीं होगी। अपनी ननद को देखते तो मुझे बहुत खुशी होती थी और अपने पति के बारे में सोचती तो मुझे बहुत दुख होता था। मेरी ननद मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो मेरे चेहरे को? आपको भैया की याद तो नहीं आ रही? अपनी तरफ मुझे देखा तो उन्हें मजाक सूझा और मजाक भरे शब्दों में कहने लगी। अपनी ननद की बात पर मैं हल्का मुस्कुरा कर वहाँ से किचन में चली गई। मैं उससे क्या बताती कि उसका भाई उस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तो एक बहुत बड़ा और जालिम इंसान था। मैं किचन में आकर अपने आंसू साफ करने लगी और चेहरे को साफ करके डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए चली गई थी। अगले दिन सारे काम से फ्री होने के बाद मुझे नहाना था और मैं नहाने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैं जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि आज भी मेरे ससुर बाथरूम के दरवाजे के आगे खड़े हुए थे। मुझे कमरे के अंदर आता हुआ देखकर वह बिल्कुल भी नहीं हटे। आज तो मुझे अपने ससुर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं उनको वहीं छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकल गई थी और सोचने लगी कि ना जाने मेरे ससुर को क्या प्रॉब्लम है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे ससुर मुझ पर बुरी नीयत रखते हुए हैं। भला मेरे कमरे में मेरे ससुर बिना मेरी परमिशन के ही चले जाते हैं। मैं तो अपने पति को भी कुछ नहीं बता सकती थी। मेरे अपने ही ससुराल में मेरी इज्जत सेफ नहीं थी। न जाने मेरे ससुर ऐसा क्यों कर रहे थे। यह सब मेरी सोच से बाहर था। मैंने रोते हुए अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए और उनसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। मेरे माता पिता भी इस काबिल नहीं थे कि किसी से मैं अपने पति अपने ससुर की शिकायत कर देती, क्योंकि शादी के बाद तो मुझे मेरे मायके की वालों ने किसी ने भी पलट कर नहीं देखा था, क्योंकि मेरे घर वाले तो खुद न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करते थे। वह लोग मेरी मदद कहाँ से करते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने हिम्मत की और खुद को मजबूत किया और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने ससुर से इस बारे में बात करूंगी कि वह ऐसा क्यों करते हैं। उस दिन के बाद मैं अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करना शुरू कर दी थी। जब मेरी ननद कॉलेज चली जाती थी तो मैं कमरे के अंदर लॉक लगा कर ही कमरे से बाहर निकलती थी, ताकि मेरे ससुर मेरे कमरे में ना जा सके, और उसके बाद ही मैं अपने किसी न किसी काम में लग जाती थी।
गर्मियाँ थी इसलिए मेरा नहाने का ज़्यादा मन करता था, लेकिन ससुर की वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा सावधान हो गई थी। ससुर के घर में मैं अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रही थी। न जाने इस बाथरूम के दरवाजे में ऐसा कौन सा राज छुपा था जो हर वक्त मेरे ससुर बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़े रहते थे। लेकिन अब जब मैंने अपने कमरे के दरवाजे का लॉक लगाना शुरू कर दिया था तो मेरे ससुर किचन में आ जाते थे और किचन में लगे हुए लाइट के बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करने लगे थे। अब मुझे डर लगने लगा था कि मेरे ससुर ने तो किचन में भी आना शुरू कर दिया है और दिन में काफ़ी सारा वक्त मेरा किचन में ही गुजरता था। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे थे। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ससुर मेरे करीब रहना चाहते हों। यह सोच कर मेरे दिमाग में आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। देखने में तो मेरे ससुर ऐसे नहीं लग रहे थे, मगर हरकतें बहुत ज़्यादा घटिया कर रहे थे। अब यह बात तो साबित हो चुकी थी कि मेरे ससुर अंधे नहीं थे, लेकिन नाटक तो वह अंधों वाला ही कर रहे थे। और उनके घर में उनके बच्चों को भी यह पता नहीं था कि उनके पिता अंधे हैं, जबकि मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर अंधा होने का नाटक कर रहे हैं। मेरे ससुर किचन में लगे हुए बोर्ड को इस तरह से हाथ लगा रहे थे जैसे उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा हो। उनको यह भी डर नहीं लगता था कि उनकी गलती से उनको करंट भी लग सकता है। लेकिन अब उनको समझाना, कौन वह अपने अंधेपन का नाटक बंद करे, और इतनी ज़्यादा खोए हुए थे कि वह यह भी भूल बैठे थे कि मैं उनकी बहू हूँ, उनके सगे बेटे की पत्नी हूँ। मुझे अब अपने ससुर से डर लगने लगा था। डर के साथ साथ नफरत भी होने लगी थी। मेरे दिमाग में उल्टी सीधी सोच आने लगी थी। अब तो मुझे देखना था कि मेरे ससुर अजीब हरकतें क्यों करते हैं। अब दिन ब दिन मेरे ससुर की गलत हरकतें बढ़ती चली जा रही थीं। वह घर में किसी के न होने पर बहुत फ़ायदा उठाने लगे थे और जहां मैं जाती वह मेरे पीछे पीछे आ जाते थे। अब मुझे अपने ससुर के डर की वजह से ज़्यादातर कमरे में ही रहना पड़ता था। जब मेरी नंद दोपहर को कॉलेज से घर आ जाती तो तभी मैं अपने कमरे से बाहर निकलती थी और तभी सारे काम करती थी। मगर मैं अपने ससुर को ऐसे नहीं छोड़ने वाली थी। अब उनकी हकीकत मुझे सबके सामने लाकर ही छोड़नी थी, ताकि उनकी बेटी और उनके दोनों बेटों को भी पता चल जाए कि उनके पिता इस उम्र में किए गए गंदे काम को देख सके। लेकिन मैं यह सोचती थी कि मैं इन लोगों को किस तरह से यकीन दिलाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुर मेरी नंद के सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे और उनके सामने तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। मेरे ससुर आज फिर से किचन में आ गए थे। मैं उनको बड़ी गौर से देख रही थी। न जाने वह सारे किचन में क्या कर रहे थे और किचन में अंदर चक्कर काट रहे थे। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा था। मैं किचन से बाहर निकल आई थी और फौरन अपने कमरे में जाकर मैं खुद को बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद जब मौका देखकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और किचन में जाकर देखा तो मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि किचन में बहुत सारे कागज़ के टुकड़े रखे हुए थे। यह सारे कागज़ के टुकड़े तो खाली थे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपने कमरे में गई थी तो कुछ नहीं था यहाँ पर। अब ये सब क्या है? मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं अपने ससुर से जाकर पूछूं कि यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मैंने वह सारे खाली कागज़ उठाए और मैं उनको अपने कमरे में लेकर आ गई। मैं एक उलझन से निकली थी कि दूसरी उलझन में चली गई थी। भला सारे कागज़ों का किचन में रखने का क्या मतलब था, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मेरी नंद घर पर आई तो मैं सारे वह कागज़ लेकर अपने ससुर के कमरे में चली गई। इससे ज़्यादा मेरे अंदर सोचने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने ससुर से आज साफ साफ बात करने की ठान ली थी। मैं अपने ससुर के सामने जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, पिताजी यह सब कुछ क्या है? मैं कहीं भी जाती हूँ आप मेरे पीछे पीछे आते हो और बहाने बहाने से आप मेरे कमरे में भी चले आते हो, और अब तो आपने किचन में भी मेरा पीछा करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि आप मुझ पर अपनी नज़र रखते हैं और आज तो मैं समझ गई हूँ कि किचन में सारे कागज़ आपने ही रखे। अब आप मुझे सच सच बताओ कि आप यह सब कुछ क्यों कर रहे हो। मैं कोई नासमझ नहीं हूँ जो आपकी हरकतों को नहीं समझ सकूंगी। मैं काफ़ी दिनों से आपकी हरकतों को नोटिस कर रही हूँ। मैं यह कहकर सारे कागज़ अपने ससुर के सामने रख दिए। मेरी बात पर मेरे ससुर धीरे से मुस्कुराने लगे और उठकर उन्होंने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। उनके हरकत से मेरी तो जान ही निकल गई थी।
मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मुझे अकेले अपने ससुर के कमरे में नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए पहले की दरवाजे की तरफ भागती। बाहर से खुद ही अचानक दरवाज़ा खुल गया और कमरे के अंदर मेरी ननद दाखिल हो गई थी। वह भी मेरे ससुर की तरह देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बहुत हैरान होकर अपनी ननद को और ससुर की तरफ देख रही थी, देखकर परेशान हो रही थी। आखिर यह क्या मैटर था और यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मेरे ससुर ने कहा, बहू बैठ जाओ। मेरे ससुर ने अपनी बेटी को इशारा किया और मेरी नंद मुझे संभालती हुई बेड पर बैठा दी। मेरे ससुर कहने लगे, बहू, किसी को समझना और उस पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। इसी तरह गलत होते हुए भी गलत का साथ देना भी बहुत गलत होता है। अब देखो, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, इसलिए तुमने मेरे बारे में अपने दिमाग में न जाने किस किस के तरह के ख्याल पैदा कर लिए। इसके अलावा अब तुम चाहो भी तो मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं देख सकती हो। तुम्हें तो सिर्फ अब मेरे अंदर मेरी गलती ही नजर आएगी। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें बुरी नज़र से देख रहा हूँ और तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, उम्र और रिश्ते में भी तुम्हारे पिता की तरह हूँ। जब तुम मुझ पर शक कर सकती हो और शक के दायरे में आकर मुझसे सवाल कर सकती हो, तो तुम इतना जुल्म सहने के बाद अपने पति पर कड़ी नज़र क्यों नहीं रख सकती? तुम क्यों उससे सवाल नहीं कर सकती? वह तुम पर बेवजह हाथ क्यों उठाता है और तुम पर क्यों इतना जुल्म करता है? मेरा बेटा जब तुम्हें मारता है, तुम पर हाथ उठाता है, तो तुम आगे से उसे रोकने के बजाय मार खाकर भला क्या साबित करना चाहती हो? इस हरकत से तो तुम उसे और भी ज़्यादा छूट दे रही हो। अभी तो वह कमरे के अंदर ही तुम्हें मारता पीटता है। अभी तुम्हारी शादी को 2 ही महीने हुए हैं। अगर अभी से ही तुमने अपने पति पर रोक नहीं लगाई तो आगे जाकर वह लोगों के सामने बल्कि पूरे मोहल्ले के सामने भी तुम पर हाथ उठाएगा। तुम्हारे खुद ही इज्जत नहीं करेगा और दूसरों को भी नहीं करने देगा। और इस बेइज्जती से तो तुम्हें हम भी नहीं बचा सकेंगे। मेरे ससुर ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे प्यार से समझाया तो मेरा शर्म से सर झुक गया। एक तरह से मेरे ससुर बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे। मैं उनके बारे में भला क्या क्या सोचती रही। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वह तो मुझे समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे। मेरे ससुर की बात सही थी कि मेरा पति मुझे कितना मारता है, मुझ पर कितना अत्याचार करता है, और मैं पलटकर उसे कुछ भी नहीं कहती और खामोशी से उसके अत्याचार सहती रहती हूँ, जबकि मैं गलत नहीं हूँ। मेरी कोई गलती भी नहीं होती। बिना गलती ही मेरा पति मुझे सजा देता है। मैं अपने पति की पत्नी हूँ और उसकी कोई पैर की जूती नहीं हूँ जिसे वह अपने पैरों तले रौंद देना चाहता है। मेरे ससुर ने कहा, अगर तुम गलत हो तो तुम यह सब कुछ बर्दाश्त करो, और अगर तुम गलत नहीं हो तो फिर तुम्हें अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। भला तुम ऐसे इंसान के साथ किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हो? मेरे ससुर ने कहा, तुम आज ही की समझदार औरत हो। जितनी समझदारी तुमने मेरे साथ दिखाई है उसी से कहीं ज़्यादा तुम्हें अपने पति के साथ दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी इज्जत की खातिर अपने पति के सामने मुकाबले से में डटकर खड़ी हो जाओ। अपने ससुर की बात शायद मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मेरे ससुर ने अपनी मिसाल जिस तरह से बताई थी तो मुझे अपने हक में बोलना ही पड़ा था। भले मैं अपने पति की से जुल्मी कब तक बर्दाश्त करती रहूँगी? अभी तो शुरुआत था। मेरा पति अभी से ही ऐसा था तो मेरे लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। क्या सारी ज़िंदगी मैं अपने पति की मार खाकर नहीं गुजार सकती थी? अब मुझे अपने हक में बोलना ही पड़ा था। अब मैं सोच ली थी कि जैसे ही मेरा पति घर आएगा और मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी मार बर्दाश्त नहीं करूंगी, बल्कि उसको प्यार और मोहब्बत से समझाऊंगी, और अगर वह तब भी नहीं माना तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि अगर कोई औरत यह बात सोच ले कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा आदमी है, मेरा पति है और इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, यह कहना बहुत आसान है, लेकिन सारी ज़िंदगी ऐसे आदमी के साथ गुजारना जो आपके साथ जानवरों जैसा सलूक करे, ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है कि हमें मौत आ जाए या फिर हम वक्त रहते ही संभल जाए।
मैंने रोते हुए अपने ससुर जी से माफ़ी मांगी थी। मेरे ससुर ने कहा, मेरा मकसद बस तुम्हें समझाना था। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा जो मेरे कहने के मुताबिक चलता है वह तुम्हारा देवर है, और मेरा एक बेटा जो कहने के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं चलता है वह तुम्हारा पति है। अब उसको सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि औरत के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो मर्द के दिल को पत्थर से मोम बना देती है। मैंने ठान लिया था कि आज मैं अपने पति से बात करके ही रहूंगी, भले मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, उनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं रहता है। मेरी ननद भी कहने लगी कि भाभी, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था कि पिताजी आपको यह एहसास दिलाने के लिए ही इस तरह के एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद आप इस तरीके से समझ सकती थी। मैं अपनी ननद को हैरानी से देखने लगी थी, वह भी इस एक्ट में शामिल थी। मेरी ननद ने कहा, अब आप भैया से इस तरह से ही बात करोगी जैसे आपने पिताजी से करने की कोशिश की थी। मैंने अब अपने ससुर और नंद की बात को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और सोच लिया था कि मैं ऐसा ही करूँगी जैसा मेरी ननद और मेरे ससुर ने समझाया है कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मुझे जानकर भी बहुत खुशी हुई कि मेरे ससुर देख सकते हैं। मैं इस घर में नई थी। जब शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठा लिया और मेरे चिल्लाने की आवाज़ कमरे से बाहर चली गई तो मेरे ससुर समझ गए थे कि मेरा पति मुझे मार रहा है। तभी अगले दिन से ही उन्होंने अंधे होने का नाटक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा जो कभी अपनी बहन के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता था, वह अपनी पत्नी के साथ भी बुरा ही करेगा। मेरे ससुर का कहना था कि उनका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है। मेरे पति तो कभी मुझे ढंग से बात भी नहीं करते थे, ना ही इसलिए कभी मैंने उनसे भी नहीं पूछा कि आपके पिता की आंखों की रोशनी कब और कैसे गई। ननद से पूछा तो मेरे ससुर के साथ इस खेल में शामिल थी। मेरा देवर भी मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, इसलिए मैं इस बात से अनजान थी कि मेरे ससुर देख सकते हैं और वह सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। लगभग रात के 2 बजे के टाइम पर मेरे पति घर आए थे। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई और घर के अंदर आते ही उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मेरे लिए खाना लगाओ। मैं खामोशी से उनके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। खाना देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। इससे पहले वह मुझ पर हाथ उठाते, मैंने उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लिया और साफ साफ कह दिया कि मैं उनकी इस तरह की बदतमीजी और मारपीट को बर्दाश्त नहीं करूँगी। और साथ ही साथ मैंने उनको यह भी बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती, वरना मेरे होने वाले बच्चे पर मेरे पति की गलत हरकतों का असर पड़ेगा। अगर बेटी हुई तो आने वाले टाइम में उसे अपने पिता का बदला भुगतना पड़ेगा, और अगर बेटा हुआ तो आने वाले टाइम में वह भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही करेगा जैसा आप मेरे साथ करते हो। मेरी बातें सुनकर मेरे पति शॉक्ड खड़े रह गए। मैं अलमारी के पास गई और मैंने अपना बैग उठाकर अपने कपड़े पैक करना शुरू कर दिया था। मेरे पति एक तरफ ही खड़े हुए थे। काफ़ी देर तक मैं अपनी पैकिंग करती रही। उसके बाद फौरन मेरे पति मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे गले से मुझे लगा लिया और बहुत ज़्यादा रोने लगे थे और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। मुझे लगा कि मेरे पति पागल हो गए हैं। मैंने उन्हें दूर किया और अपने काम में बिजी हो गई। मैं जा तो नहीं रही थी, बस उन्हें डराने के लिए एक्टिंग कर रही थी। तब वह जल्दी से कहने लगे कि मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्यों मुझे औरतों से नफ़रत है और मैं समझता था कि औरत की इज्जत करना मर्द का काम नहीं होता, बल्कि औरत तो मर्द की नौकरानी होती है। यह मेरे अंदर एक अजीब तरह का घमंड था। मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ही अपने किए को भुगतना पड़ता है। शायद आज तुमने मुझे यह बात समझा दी है कि मेरा पति बहुत ज़्यादा रो रहा था और मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जिद पर आ गई थी कि मुझे अपने मायके जाना है। मेरे पति ने मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि शायद मैं भटक गया था, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने पति से कहने पर रुक तो गई और अपने कपड़े मैंने वापस अलमारी में रख दिए। उस दिन के बाद से मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति आज भी मुझे अपनी
गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। उन्होंने मेरे साथ पहले जो भी कुछ किया था उस पर वह बहुत शर्मिंदा होते हैं और इस वजह से वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पति ने मेरे साथ साथ अपने पिता और अपनी बहन का भी और भाई का भी वैल्यू देना शुरू कर दिया था। फिर मैंने जब अपने बेटे को जन्म दिया तो मेरे पति के पैर जमीन पर नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ साथ भगवान से भी रो रो कर माफ़ी मांगी थी और शायद भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया था, तभी तो उनका पिता बनने की खुशी दी थी। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ औरतों को नौकरानी या फिर उसे अपनी मार का हिस्सा मत बनाओ। औरत को इज्जत देना सीखो, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो या फिर आपकी पत्नी हो या बेटी हो, कोई क्यों ना हो। और मैं औरतों से भी कहना चाहूँगी कि ऐसे मर्दों का जुल्म बिल्कुल भी ना सहें जो आपके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी, वरना तो सारी ज़िंदगी सती सावित्री बनाकर गुजारने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।